वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन चाइल्डहुड की फर्स्ट स्टोरी के बारे में। ठीक है, इस कहानी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है, इसके राइटर है एनिस यंग। यह कहानी दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों के जीवन पर आधारित है। कहानी का प्रोटैगनिस्ट जो साहब है ना, वो बांग्लादेश से आया हुआ एक शरणार्थी परिवार का लड़का है और सीमापुरी बिल्कुल दिल्ली के बगल में है। दोस्तों, आप ये बात समझिएगा कि सीमापुरी और दिल्ली बिल्कुल अगल बगल में है, बट जो दिल्ली है उसका डेवलपमेंट बहुत हायर है और जो सीमापुरी नाम का इलाका है ना, दिल्ली का जो भी अमीर रहने वाले लोग हैं उनका सारा का सारा कचरा सीमापुरी में आकर गिरता है और ये लोग उसी कचड़े के ढेर पर बसे हुए हैं। 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे शरणार्थी भारत भाग कर आए थे। ये उन्हीं शरणार्थियों की शायद एक कहानी है। इन्हीं कहानियों पर आइए हम फिर से बात करते हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है। जो हमारी राइटर है एनिस यंग, उन्हें प्रश्न पूछने का बहुत शौक़ है। वो प्रश्न पूछती हैं और उन्हें प्रश्न पूछने पर उनका आंसर भी मिलता है। साहब जो जब भी उत्तर देता है नज़रें चुरा कर देता है। क्यों नज़रें चुरा कर देता है, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आइए कहानी में पता करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड रुपीज़ इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े कचड़े में ना 1 रुपये मिल जाते हैं। साहब इस लाइन से स्टार्ट करता है चैप्टर को। तो एनिस यंग कहती हैं, लेकिन तुम कूड़ा कचड़ा बीनते ही क्यों, क्या ज़रूरत है तुम्हें। और जब ये पूछती है ना, उसी टाइम पर एनिस यंग हमें बताती हैं कि साहब कहाँ से आया है और यहाँ पर क्यों रहता है। ठीक है, तो कहती है ना कि साहब अपना घर बहुत पहले छोड़कर आ चुका है। इसका घर ढाका के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और शायद इसको अपना याद भी नहीं है कि इसका घर ढाका में है, क्योंकि ढाका में बहुत ज़्यादा तूफ़ान और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बाढ़ आते रहते हैं, जिससे इनका घर और इनके जो खेत हैं ना वो दह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये बातें साहब की मम्मी बताती हैं। ठीक है, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर चले आए बड़े शहर में, जहाँ पर ये लोग ना कचड़े में गोल्ड ढूंढते हैं, यानी अपनी रोज़ी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। रोज़ सुबह जब साहब कचड़ा बीनता है तो सीमापुरी में एनिस यंग शायद अपना कचड़ा फेंकने आते हैं और साहब कचड़ा चूंग रहा होता है तो इनसे मिल जाता है। तो याद करिएगा, इन्होंने पूछा था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो साहब कहते हैं मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। और ये बातें वो भुनभुनाते हुए कहता है, नजरें चुराते हुए कहता है। एनिस यंग कहते हैं स्कूल जाओ फिर। और बहुत इन्हें लगता है ना कि उन्होंने बहुत तुरंत कहा। ठीक है, और इन्हें तुरंत ही महसूस हुआ ना कि इनका ये जो एडवाइस है ना कितना खोखला है। एक बच्चा जो कचड़ा बीनता है स्कूल कैसे जाएगा। साहब कहता है हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वे बनाएंगे मैं चला जाऊंगा। एनिस यंग फिर तुरंत कहती हैं अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तुम आओगे, मैंने मजाक के तौर पे कहा। साहब बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगा। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ साहब भागता हुआ मेरे पास आता है और पूछता है आपका स्कूल तैयार हो गया क्या। तो एम्बेरस होते हुए एनिस यंग कहती हैं कि नहीं, स्कूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने साहब से एक फेक प्रॉमिस कर दिया, एक झूठा वादा कर दिया है। लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसका जो सूखा हुआ संसार है ना, नीरस संसार है, इसमें बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस इससे किए गए होंगे। मेरा फेक प्रॉमिस तो कुछ नहीं है। मेरा फेक प्रॉमिस उन्हीं प्रॉमिस में से एक है। गरीबों से बहुत वादा किया जाता है, फुलफिल एक नहीं किया जाता। और फिर कहती हैं कि कई महीने हो गए मुझे साहब को जानते हुए, और जब मैं उसे कई महीनों से जानती हूँ तो एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। कहता है साहिब आलम। एनिस यंग कहती हैं मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये बच्चा ये जानता हो कि इसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके नाम का तो मतलब हुआ ब्रह्मांड का स्वामी। अगर इसे पता चले कि इसके नाम का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी है तो इसे काफ़ी समय लग जाएगा इस बात पर विश्वास करने में कि इसका ये नाम है, क्योंकि ब्रह्मांड का स्वामी तो यहाँ पर कचड़े बीन रहा है।
साहेब उठता है, गलियों में भटकता है अपने दोस्तों के साथ। इसके सारे दोस्त बिल्कुल चप्पल नहीं पहने होते हैं, किसी शेना की तरह लगते हैं। मतलब एक टोली घूमती है बिना चप्पलों के बच्चों की, बिल्कुल वैसे सुबह सुबह ये भटकते हैं ना जैसे चिड़ियाएँ भटकती हैं। उठती हैं, दाना चुनती हैं, दोपहर होने से पहले वापस आ जाती हैं। ये सीमापुरी की बिना चप्पल के घूमने वाली टोली के बच्चे ना ऐसा ही करते हैं। अब क्या हुआ ना, मैं उनमें से किसी एक से, जब ये टोली घूम रही होती है तो मैं उन्हें बुलाती हूँ और पूछती हूँ एक से, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो दूसरा बच्चा कहता है कि अगर इस नहीं, वही जवाब देता है पहले कि मेरी मम्मी उतार कर नहीं देती चप्पल, दराज पर रख देती हैं। तो एक दूसरा बच्चा बीच में कहता है कि अरे नहीं नहीं, अगर इसकी मम्मी उसको चप्पल देंगी भी ना तो ये फेंक देगा। और जो दूसरा बच्चा है ना, जो चप्पल पहना होता है, चप्पल नहीं पहनता, शूज़ पहना होता है, उसके दोनों शूज़ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और तीसरा बच्चा एक तीसरा बच्चा कहता है अचानक से, मुझे भी जूते चाहिए। जब वो तीसरा बच्चा कहता है मुझे भी जूते चाहिए, तो मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ ना कि मैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में मैंने घूमा है और मैंने सारी चीज़ों को देखा है। मैंने देखा है कि बच्चे बिना चप्पल के घूमते हैं शहरों में, गाँव में, सड़कों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के, बहुत जगह के बच्चे, शहरों के भी बच्चे बिना चप्पल के घूमते हैं। और ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन बन गया, एक परंपरा बन गई है, एक आदत बन चुकी है। किसी ने मुझसे कहा था, जब मैंने किसी से पूछा था तो किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया था, और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि जब लोग मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तो ये कोई झूठ ना हो, ये कोई छिपाना ना हो ना, कि जो निरंतर चली आ रही गरीबी है ना, उनसे बचने का कोई, उनसे छिपने का कोई बहाना ना हो। ये मतलब लोग झूठ ना बोल रहे हैं, उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन बच्चे चप्पल पहनते नहीं हैं, उनकी आदत ही नहीं है। और इन चप्पल वाली कहानी से ना मुझे एक बात याद आती है, एक स्टोरी उदीपी की। दोस्तों, उदीपी कर्नाटका में एक छोटा सा स्थान है, वहाँ की कहानी है। कहते हैं ना कि मुझे एक आदमी की कहानी याद आती है, जो बच्चा था उस टाइम पर। वह रोज़ स्कूल जाया करता था। स्कूल जब जाता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, मंदिर पर रोज़ रुकता था, प्रेयर करता था, और प्रेयर में भगवान से मांगता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। आज 30 साल बाद जब मैं उसके विलेज में वापस गए, तो जो बिल्कुल एक उजाड़ मन बन चुका था, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं हुई थी वहाँ पर, वो जो मंदिर था ना, उसके बैकयार्ड में प्रिस्ट का घर था, जहाँ पर वाइट कलर की और रेड कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़े हुए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्चा आता है यूनिफॉर्म में, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म उसने पहन रखा है, शूज़ डाल रखे हैं, अपना बैग फोल्डिंग बेड पर फेंकता है, चारपाई पर फेंकता है। उस बच्चे को देखकर मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आती है, जिसने कहा था कि हे भगवान, मुझे बस एक जोड़ी जूते दे दो, कभी नहीं खोऊंगा उसे। जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो वो हमेशा उसे मांग करता है और कहता रहता है कि मिल जाएगा तो संभाल कर रखेंगे, वही प्रार्थना है। तो एनी सिंह ये कह रही है ना कि आज 30 साल बाद ना, ये जो गांव था जहाँ पर बच्चों के पास जूते नहीं थे, उस पृष्ठ के बच्चे के पास जूते आ गए। जो बच्चा प्रार्थना किया करता था, उसके बच्चे के पास तो एटलीस्ट जूते आ गए ना, देवी ने प्रार्थना सुन ली है। लेकिन सीमापुरी के बच्चे आज भी बिना चप्पल, बिना जूतों के घूम रहे हैं। और जो इनकी जान पहचान है ना सीमापुरी के बच्चों से, इनको सीमापुरी के अंदर लेकर गए। कहने का मतलब है, जो दिल्ली और सीमापुरी है बिल्कुल दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली का सारा कचरा मैंने आपको बताया ना सीमापुरी में ही जाकर गिरता है। तो ये सीमापुरी के अंदर गए बच्चों के घर के पास, देखने के लिए कि क्या बात है। वहाँ पर इन्हें एक वुमेंस का ग्रुप मिलता है, जिनकी साड़ियाँ काफ़ी गंदी होती हैं, फटी होती हैं। और जब उनसे पूछती हैं कि आप अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो, अपने घर के पास क्यों नहीं हो, तो वो एक्सप्लेन करते हैं ना कि अरे हमारा घर मतलब बाढ़ से दह जाता है और खाने को नहीं मिलता, उससे बढ़िया तो ये शहर है जहाँ पर एटलीस्ट हमें भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ता, खाना तो मिलता है, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा पेट तो भरा रहता है। और बताते हैं कि ये लोग यहाँ बिना परमिट के रहते हैं, इनके पास कोई अपना घर नहीं है, इन्होंने मड्स में टेंट गाड़े हुए हैं, प्लास्टिक के घर ताने हुए हैं, और कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, नालियाँ आसपास से बहती हैं, सारी गंदगी आसपास रहती है, लेकिन एटलीस्ट इन्हें खाना तो मिल जाता है। इनके पास कुछ नहीं है बट राशन कार्ड है, जो कि शायद लालची नेता जो लालची लीडर्स होते हैं ना, उन्होंने
वोट के चक्कर में इनका बनवा कर दे दिया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी इन्हें खाना मिलता है, वहाँ पर अपना टेंट गाड़ते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। ये इनका ट्रांजिट होम है। ट्रांजिट होम मीन्स क्षणभंगुर, कुछ देर के लिए अपना घर बना लेते हैं, जैसे नोमैड रहते हैं ना बंजारे, वैसे। और बच्चे जो बड़े होते हैं ना माता पिता के साथ, वो बच्चे बड़े नहीं होते, वो सरवाइव कर रहे होते हैं, अपना जीवन कैसे भी बचा रहे होते हैं। और सीमापुरी में जीने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा कचड़ा बीनना। और कई सालों में यहाँ पर ना कई सालों में ना ये कूड़ा कचड़ा बीनना ना एक आर्ट बन गई है, एक कला बन गई है, जो यहाँ के बच्चों को बहुत शानदार तरीके से आती है। कूड़ा कचड़ा उनके लिए सोना है, सोने का मतलब रोज़ी रोटी है, उनका डेली का खाना है ये। एटलीस्ट उनके पास एक रूफ़ तो है, उनके छत पर, उनके सिर पर एक रूफ़ तो है, एक छत तो है। भले वो छत चूती है लेकिन है तो। लेकिन बच्चों के लिए ना ये छत, ये कूड़ा कचड़ा इससे भी ज़्यादा है। साहब से ये फिर मिलते हैं तो साहब कहता है कभी कभी मुझे ना कूड़े कचड़े में ना 1 रुपये मिल जाते हैं, और कभी कभी तो 10 रुपये मिल जाते हैं। और जब साहब ये बात कहता है ना कि 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उसकी आंखें चमक उठते हैं। आंखें क्यों चमक उठती हैं दोस्तों? जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमें वो और चाहिए। जैसे आपने जुआड़ियों को देखा होगा, जो आपके आसपास जुआड़ी होते हैं, गैम्बलर होते हैं, वो 10 जीतते हैं तो 10 का 20 लगाते हैं, 20 का 50, ऐसे धीरे धीरे लगाते रहते हैं ना कि क्या पता और मिल जाए और मिल जाए, ये लालच बढ़ते जाते हैं। तो यही बात कहते हैं कि ना आप जब आपको 10 रुपये मिल जाते हैं ना, तो आप सोचते हो कूड़े के ढेर में क्या पता आपको किसी दिन चांदी का सिक्का मिल जाए, और आप अपने आप को ना कूड़ा बीनने से रोक नहीं पाते हो। साहब के लिए बात कही गई है कि आपको और आशा होती जाती है। ऐसा लगता है ना कि बच्चों के लिए जो कूड़ा कचड़ा है ना, उसका कुछ और अर्थ है, और माता पिता के लिए कुछ और अर्थ है। बच्चों के लिए कूड़ा कचड़ा ना एक वंडर है कि इसको हटाएंगे ना, कचड़े को हटाते रहेंगे तो क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जबकि माता पिता के लिए इसका मीन सर्वाइवल, जीवन यापन है, खाना है। और फिर क्या होता है ना, एक विंटर मतलब समय बीतता रहता है और सर्दी आ गई। सर्दियों की सुबह मैं साहब को देखती हूँ, वो एक गेट के पास खड़ा हुआ है। नेवर में एक क्लब है जहाँ पर टेनिस खेला जाता है। उस ग्राउंड में 2 लोग टेनिस खेल रहे हैं और साहब उन्हें देख रहा है। जब मैं उसके पास जाकर खड़ी होती हूँ तो साहब कहता है मुझे ये गेम पसंद है। वो बहुत धीरे से बोलता है और उसकी आंखें बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो कहता है मैं तो कभी कभी अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं रहता। गेट कीपर ना बड़ा अच्छा आदमी है, वो मुझे झूले झूलने देता है। साहिब ने भी आज ना टेनिस वाले शूज़ पहन रखे थे। मैंने उसके शूज़ की तरफ देखा तो मानो उसकी आंखें मुझे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं नहीं, मैंने जूते चुराए नहीं, एक भैया ने मुझे दे दिया। दोस्तों, जो अमीर के बच्चे होते हैं, अमीर लोग होते हैं, शायद उस जूते में ना एक छेद था। तो अमीर के कहने का मतलब जिनके पास है वो क्यों पहनेंगे ऐसे जूते, तो उसने फेंक दिया, उसे नहीं पहनना। लेकिन साहब के लिए तो ऐसे जूते बहुत बड़ी बात है। बिना चप्पल के घूमने से अच्छा है कि कम से कम उसके पास एक जूते तो हैं। ठीक है, शायद कुछ जूते तो मिल गए हैं, लेकिन जो वो गेम देख रहा है ना, वो उसके ओहदे से, उसके स्टेटस से बहुत बाहर है। मतलब वो गेम नहीं खेल सकता। ठीक है, और एक दिन मैं देखती हूँ कि साहब ना सुबह सुबह जा रहा है मिल्क बूथ पर। ठीक है, और उसके हाथ में ना स्टील का कैनिस्टर है, केतली देखा है ना आपने, चाय वाली केतली है। और जब मैं उससे पूछती हूँ क्या हो रहा है, तो कहता है मैं अब काम करता हूँ, मुझे दुकान दिख रही है ना, पॉइंटिंग करते हुए वो दूर वो दुकान दिख रही है ना, वहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे तो 800 रुपये भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है मुझे। तो फिर मैंने साहब से पूछ लिया क्या तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। और जैसे ही मैंने साहब से ना ये प्रश्न पूछा ना, उसका चेहरे का रंग उड़ गया। उसका जो केयर फ्री लुक था, उसे जो परवाह नहीं रहती थी दुनिया की, वो उसका लुक उसके चेहरे पर से चला गया। वो जो स्टील का कैनिस्टर, जो केतली उसने पकड़ी थी ना, वो जो गार्बेज का बैग था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा भारी मालूम पड़ता था। उसके कंधे पर ना एक बोझ आ गया था। और जो कैनिस्टर है ना, क्योंकि जो कैनिस्टर है वो बिलोंग करता है उस शॉप वाले को, और जो गार्बेज का बोरा था ना, वो बिलोंग करता था साहब को। यानी साहब अब अपना मालिक खुद नहीं रह गया है। ठीक है, और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।